बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है पीपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं आजकल, तो उसके बारे में है। मैंने वीडियो बनाई है, पहले भी मैंने 2 बनाई हैं और अपलोड की हैं, तो अब मैं थर्ड वाली बनाई। इसमें मैंने जस्ट जो बायो के क्वेश्चंस हैं वो मैंने अभी अपलोड करनी है, और फिर इसके अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, देन मैथ एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, ये सारे मैं फिर कवर करूँगी। तो ये अभी मैंने बायो स्टार्ट किया है। इसमें मैंने अभी 8 क्वेश्चन आपको समझाने हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में आपको समझाऊंगी। तो इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, जो भी लेक्चर वगैरह होंगे पीपीएससी के बारे में, नम्स के बारे में, एनटीएस के टेस्ट के बारे में, ये सारे आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए आज हम आप स्टार्ट करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन क्या है बायो से रिलेटेड। और ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं सारे मैंने एफएससी बुक उठा के उनसे बनाए हैं। आगे मैं एमएससी और बीएससी को भी टच करूंगी, लेकिन सबसे पहले जो इनिशियल लेवल इंटर से मैंने स्टार्ट लिया है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट पेज से ये मैंने बनाया है वो है यहाँ पे डैश देन इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग मैं लिखना भूल गई, तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है लाइफ। ठीक है, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो फ़र्क करती है लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में, तो वो है लाइफ, ज़िंदगी वो इसमें डिस्टिंग्विश करती है। अगर हम नेक्स्ट पे देखें सेकंड पे, तो मूव्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक एक्शन, मतलब कौन सी ऐसी रीजनिंग है जो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आती है, तो वो है डिडक्टिव रीजनिंग। अब अगर यहाँ पे वो स्टेटमेंट चेंज कर दें, क्योंकि ये है कीवर्ड, मैंने पहले वीडियोज़ में आपको बताया कि टेस्ट पास होती है एक ट्रिक्स लगाने से, और दूसरे नंबर पे कीवर्ड्स जो होती है उसमें अंदर, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि ये कौन सा इसका आंसर आ सकता है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल टू स्पेसिफिक एक्शन, अगर फॉर एग्जांपल जनरल लिखा हुआ है, पहले जनरल आ जाए तो हम उसका आंसर देंगे डिडक्टिव रीजनिंग, लेकिन अगर पहले आ जाए स्पेसिफिक एक्शन से जनरल की तरफ, तो हमारे पास आ गया इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये यहाँ पे कीवर्ड है, हमने इन कीवर्ड्स को देख के हमने सेलेक्ट करना है। या वो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग, आगे वो क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो फिर हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक एक्शन, वो ऑप्शन में दिया होगा। अगर उन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग लिखा तो हम कहेंगे स्पेसिफिक टू जनरल एक्शन। देन अगर हम आते हैं थर्ड पे, तो हमारे पास है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गार्ड। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये एफएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन हर पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर हम फोर्थ पे देखें डिजीज कंट्रोल बाय, अब यहाँ पे ये मैंने एक सीरीज लिख दी है, इसके 3 आंसर बन सकते हैं। अब ये आंसर उठा के भी हमसे पूछ सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंटिव मेजर्स, ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। तो ये सीरीज है एक्चुअली, ये हमें तीनों को देखनी चाहिए कि एहतियाती तदबीर से हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन मतलब इम्यूनाइजेशन की वजह से हम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके, या हम एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके डिजीज के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा तो हम प्रिवेंशन हासिल कर सकते हैं डिजीज से। ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी, ड्रग ट्रीटमेंट में हम ड्रग देंगे, मेडिकेशंस देंगे। जीन थेरेपी में जस्ट लाइक केमोथेरेपी, ये सारी थेरेपीज आ जाएंगी। तो आपने ये जो भी किसी का सीरीज में क्वेश्चन आंसर हो तो आपने पूरी सीरीज याद कर लेनी है। लॉज ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास, मुझे तो अभी ये मैंने एफएससी की बुक से ये 2 ही मैंने लॉज पढ़े हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड हार्डी-वेनबर्ग लॉ, ये 2 ही मुझे याद हैं। और भी लॉज होंगे, लेकिन जो इंटरमीडिएट की बुक है उसमें 2 लॉज हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड हार्डी-वेनबर्ग लॉ। ठीक है, और अगर हम 6 पे देखें तो हमारे पास है रीमेज, जिसको हम कॉर्न भी कहते हैं, बिलोंग टू विच क्लास। ठीक है, कॉर्न मतलब मकई जो है वो कौन सी क्लास से है, तो एंजियोस्पर्मी। ठीक है, ये एंजियोस्पर्मी है। अगर हम देखें तो ये नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन है, ब्लैक बर्ड इज। ठीक है, जो काला बर्ड है या काला परिंदा है वो क्या है, वो क्रो है, कौवा। ठीक है, इसके अलावा ये 8 वाला क्वेश्चन है, प्रियॉन्स इज, तो ये वैक्सीनेशन वाले चैप्टर से है। प्रियॉन्स इज इन्फेक्शियस प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियॉन्स, जो स्टेटमेंट जितनी ही छोटी होगी वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और जिस स्टेटमेंट में कीवर्ड ज़्यादा होंगे
या उस और वो स्टेटमेंट जिसमें एग्जामिनर जो है बच्चों को कंफ्यूज कर सकेगा, वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जिस तरह यहाँ पे जो डेफिनेशन की फॉर्म में होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा जिनमें फार्मूलाज होती हैं बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो छोटे छोटे फार्मूलाज होती हैं जिनमें वैल्यूज पुट करके 1 मिनट या 2 मिनट लगती है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। खैर वो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात है। तो इसमें तो हम देखेंगे डेफिनेशंस, इसमें सीरीज मिलेंगी आपको, ये छोटे छोटे कीवर्ड मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें इसमें ज़्यादा होंगी। अब ये 8 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट सेशन में आपको बताती हूँ कि और इसके अलावा इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देन मैंने आपको पहले सिखाए हैं, समझाए हैं 8 क्वेश्चन। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है 9th की। तो इन सब को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप टेस्ट को देखते हैं सबसे पहले आप दुरूशी पढ़ा करें, उसके बाद फिर सूरत कुरैश पढ़ा करें। मैं जितने भी अपने टेस्ट देती हूँ उससे पहले मैं 3 दफ़ा दुरूशी, उसके बाद फिर सूरत कुरैश 21 मरतबा। टेस्ट आने से पहले मैं अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करती हूँ। देन फिर दुरूशी, और जब मेरा टेस्ट आता है उस पर मैं फूंक मारती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसमें मैंने टॉप ना किया हो। और अभी भी मेडिकल में टॉपर होने की यही वजह है कि मैं दुरूशी पढ़ती हूँ, सूरत कुरैश पढ़ती हूँ, फिर दुरूशी पढ़ के फिर मैं उन पर फूंक मार के जो भी मेरा पेपर आता है देन मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। तो इंसान ये नहीं, इंसान के पास नॉलेज होता है लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जिस तरह बंदा ब्लैंक हो जाता है। तो अगर आप दुरूशी पढ़ेंगे तो ऐसे आप अल्लाह ताला की तरफ से आपको मदद मिलेगी कि अगर कोई चीज़ ना भी आती हुई या बहुत पहले की पढ़ी हो तो वो जहन में आ जाती है। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता था, लेकिन जब मैं ये काम नहीं करती थी। लेकिन जब से मैंने ये वजीफ़ा या ये चीज़ स्टार्ट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने टॉप ना किया हो। तो आप भी ये पहले पढ़ा करें, देन फिर आप अपना पेपर स्टार्ट किया करें। इससे इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल पास भी होंगे, बल्कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। देन आगे हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताए थे और अब मैं 9 से स्टार्ट करूँगी और 20 क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट सीरीज़ में आपको बताऊँगी इसके अलावा इस्लामिक के क्वेश्चन, उर्दू के, जो भी जनरल नॉलेज के, वो सारे मैं आपको बताऊँगी। अब 9th पे अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन है द इंडिविजुअल दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ऐसी इंडिविजुअल जो एसेक्सुअली खुद भी रिप्रोड्यूस हों और अपनी जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, मतलब अपने बच्चे भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, ठीक है, प्रोडक्शन के जरिए। तो उनको वो क्या होते हैं, वो इंडिविजुअल कौन से होते हैं, तो वो हैं क्लोन, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये रिप्रोडक्शन होगी इस तरह की, तो हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, उसको हम कहेंगे क्लोनिंग प्रोसेस, ठीक है। और जेनिक क्लोन बनेंगे, उसकी वजह से फिर ये रिप्रोड्यूस जब एसेक्सुअली होंगे तो क्लोन बनेंगे। अगर हम 10th में देखें तो हमारे पास है द थेरेपी इन विच डिफेक्टिव जीन रिपेयर। तो यहाँ पे कीवर्ड हमें मिल गया कि यहाँ पे एक थेरेपी है जिसमें डिफेक्टिव जीन जो हैं वो रिपेयर्ड होंगे। तो ये अगर ये वाला कीवर्ड आप देख लें, ठीक है, डिफेक्टिव जीन, तो इसमें बताते खुद क्वेश्चन का आंसर है। तो वो थेरेपी कौन सी होगी जिसमें जीन कोई डिफेक्टिव जीन है, हम उसको रिपेयर कर लेंगे, तो वो कौन सी थेरेपी होगी, ऑटोमेटिकली वो जीन थेरेपी ही होगी। अगर हम 11 क्वेश्चन देखें तो नेमिंग और क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये हम तकरीबन 5th जो है ना क्लास से स्टार्ट हो जाता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो कौन से साइंटिस्ट थे, तो वो है कार्लस लिनियस, साइंटिस्ट 1735 में उन्होंने ये करवाया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से साइंटिस्ट ने और कब उसने करवाया, तो डेट्स भी आपको याद होनी चाहिए। अगर हम 12 क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, कास्ट बाय कौन से वायरस से पोलियोमाइलाइटिस, जिसके जो वर्ड जिसके एंड पे TIS आ जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ऐसा वायरस जो इन्फ्लेमेशन काज करे तो वो कौन सा वायरस होता है। इन्फ्लेमेशन और भी वायरसेस काज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड लग गया पोलियो, तो कौन सा इसी कीवर्ड से हमें पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली कौन सा वायरस होगा, पोलियो वायरस होगा। अगर हम इसके अलावा देखें 13 पे तो हमारे पास है RNA ट्यूमर वायरस इज, ठीक है। RNA वायरस और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड आ गया ट्यूमर, ठीक है। RNA ट्यूमर वायरस कौन से हैं, तो वो है रेट्रो वायरस, ठीक हो गया। अगर हम देखें 14 पे हमारे पास क्वेश्चन है एड्स काज्ड बाय। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ना सिर्फ FSC में पूछा जाता है बल्कि इसके अलावा MSc में, BSc में, मेडिकल बुक्स में, क्योंकि इन पे रिसर्चेज हो रही हैं, MPhil स्टूडेंट, इसके अलावा PPSC,
CSS में भी, और इसके अलावा गैट नम्स में ये स्पेशली क्वेश्चन आया था, एड्स कास्ड बाय HIV वायरस। HIV, इसके अंदर ये वी का मतलब वायरस ही है, तो HIV से ये काज होता है। अगर हम 15 पे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। कौन सा ऐसी बीमारी है या कौन सा ऐसा वायरस है जो इन्फ्लेमेशन काज करे, तो वो कौन सी ऐसी बीमारी है, वो है हेपेटाइटिस। ठीक है, जिस बंदे को हेपेटाइटिस होगा उसका मतलब जिगर का मसला होगा, उसमें लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसका लीवर फूल जाएगा। अगर हम देखें 16 पे तो हमारे पास हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ऐसा वायरस है जो सिर्फ एक ही वायरस है जो DNA इन्वेलप्ड है। अब यहाँ पे ये आ सकता है, ऊपर वाले अगर क्वेश्चन की बात करें तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे बता सकते हैं हम, या वो पूछ सकते हैं कि हेपेटाइटिस, अगर आपको हेपेटाइटिस दे दें और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें तो मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। तो इस तरह कीवर्ड आपने याद करने हैं। याद करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो आप इस तरह लेक्चर्स डाउनलोड कर लें, या आप अगर सुन रहे हैं साथ साथ तो आप कॉपी पेंसिल पे साथ साथ राइट करते रहें, ताकि अगर एक दफ़ा पढ़ता है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर रहता है, लेकिन अगर वो उसको बार बार पढ़ता है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कन्वर्ट हो जाता है। और जो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए वो कहीं भी जाके जो भी आपका टेस्ट होगा उसमें आपको वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो इस तरह ये कीवर्ड्स जो हैं हर टेस्ट में मैं कीवर्ड्स पे ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि जब मैं भी टेस्ट देती हूँ, जब मैं अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन करती हूँ तो मैं उसमें कीवर्ड्स को जहन में रख के फिर मैं उसको याद करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर भूलता नहीं है। अगर हम रट्टा लगाएंगे या इस तरह याद करेंगे तो वो रट्टे से काम नहीं चलेगा। और ये जो टेस्ट होते हैं ये ट्रिक बेस होते हैं या कीवर्ड्स के बेस पे होते हैं, और पास भी वही बंदा करता है जो कीवर्ड्स को जहन में रखता है, उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसको जहन में रख के बस वो बिठा लेता है, और मतलब वो इसलिए पास होता है क्योंकि उसके पास ट्रिक होती है याद करने की। तो यहाँ पे हम थे हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पे अगर आपको पूछ लें कि DNA इन्वेलप्ड वायरस कौन सा है, तो हेपेटाइटिस बी ऐसा वायरस है जो अकेला सिर्फ, क्योंकि हेपेटाइटिस ए भी है, A, C, D, E और भी आ गए हैं हेपेटाइटिस, लेकिन इसमें बी ऐसा हेपेटाइटिस है जो DNA इन्वेलप्ड वायरस है। और 17 पे देखें तो हमारे पास है वैक्सीन नॉट अवेलेबल फॉर। यहाँ पे हमने हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ा कि इन्वेलप्ड वायरस है, DNA इन्वेलप्ड। और अगर हम 17 में देखें तो उन्होंने कहा कि ऐसा वायरस जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, मतलब बनी नहीं है आज तक, तो वो है HCV, हेपेटाइटिस C वायरस। ठीक है, इसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं तैयार हुई, जस्ट लाइक कोरोना वायरस, उसके लिए वैक्सीन नहीं हुई। दूसरों बैरून ममालिक वालों ने की तो है, लेकिन उसमें उसके खिलाफ नहीं की, मतलब एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन के लिए उन्होंने ज़्यादा की है, लेकिन एग्जैक्ट उसका वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है कोरोना वायरस के बारे में। तो इसी तरह कोरोना वायरस जिस तरह उसका भी वैक्सीन नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर से हम अपने आप को बचा सकते हैं, या वैक्सीन जो वो लगा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री वाले, तो वो जस्ट एंटीबॉडीज़ को प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए, ताकि अगर कोई वायरस इन्फेक्ट भी करे तो एंटीबॉडीज इतनी हो कि उसको किल कर सके, या उसकी प्रोडक्शन जो है, उसके लाइफ साइकिल जो है उसको चेंज कर सकें। तो जस्ट लाइक कोरोना वायरस, इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं है HCV के, हेपेटाइटिस C वायरस की। अगर हम 18 पे देखें तो अमेबा मूव बाय, अमेबा किस से मूव करता है? सुडोपोडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए, MD कैट के लिए, और इसके अलावा CSS के लिए, PPSC के लिए, और एयरफोर्स का ये क्वेश्चन है, सुडोपोडिया, अमेबा मूव बाय सुडोपोडिया। और 19 पे देखें तो हमारे पास है फेबियसी फैमिली। ये फैमिलीज वाला जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर में उससे है फेबियसी फैमिली, इसको हम P फैमिली भी बोलेंगे। इसके अलावा इसका और नाम भी है फेबियसी फैमिली का, एंजियोस्पर्मी फैमिली भी बोलेंगे, और एमिएसी फैमिली जो है वो भी इसका नाम है फेबियसी फैमिली का, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही मेंशन किया है P फैमिली। अगर हम 20 पे देखें तो हमारे पास है इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमन मतलब इंसान के इंटेस्टाइन में कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो डिजीज काज करेगा, तो वो है एस्केरीज। ये ऐसा पैरासाइट है जो इंसान के इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? ह्यूमन। इंटेस्टाइन जो है किसी अगर जानवर की होगी या किसी और की होगी तो उसके लिए और उसका होगा पैरासाइट, तो इंसान में ये एस्केरीज है।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी मज़ीद इसके बारे में कि कैसे करना है, लेकिन आपने इसको बेस्ट तरीका है कि आप नोट करें, देन फिर आप उसको याद करें एक दफ़ा। लेकिन जब आप पीपीएससी या किसी और एग्ज़ाम के लिए जाएं देने, तो वो जो आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको सुबह फजर टाइम उठ के, या अगर आप रात को नहीं सोते तो उसको रिवाइज़ करते जाएं। रिवाइज़ करेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होगा, और लॉन्ग टर्म में जो मैंने पहले कहा है, जो कन्वर्ट हो जाए वो कभी भी नहीं भूलता। और इसमें कन्वर्ट करने का एक ही मेथड है कि आप कीवर्ड्स को याद रखें, ट्रिक्स याद रखें। मैथ और इंटेलिजेंट टेस्ट में ट्रिक्स और उसकी मेथड्स चलते हैं, और इसके अलावा जितने भी हमने ये पढ़ा होता है उसको बार बार रिवाइज करने से ही हमें याद होता है। तो नेक्स्ट सेशन में बताती हूँ आगे आपको। पहले मैंने आपको बताया है कि बायो के हवाले से कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इंटरमीडिएट से। अब मैंने ये 11 क्वेश्चन है इंटेलिजेंट टेस्ट से, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तकरीबन ये पिछले 5 सालों से मैंने लिए हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपने ज़रूर देखनी है, ज़रूर याद करनी है। ये 11 क्वेश्चन जो हैं ये मैंने वो सिलेक्ट किए हैं जो हर पेपर में आते हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी पेपर में आएंगे, पीपीएससी में भी। और पीपीएस के ज़्यादा चांस थे क्योंकि ये पेपर जो मैंने यहाँ पे देखा है और ये बनाया है ये पीपीएससी से ही मैंने लिया है। तो इंशाल्लाह ताला पीपीएससी में ये इंटेलिजेंट टेस्ट ज़रूर आएगा, तो आपने ज़रूर ये याद करना है। बल्कि आप कॉपी पेंसिल लेके नोट कर लें, और जब आप जाने लगे तो इनको एक दफ़ा नज़र दुरा लें या आप इनको देख लें। देन हम देखते हैं, अगर हम फर्स्ट पे देखें तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पीएसएल वॉन बाय, पीएसएल किसने जीता? कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, ठीक है। पिछले मैंने इंटेलिजेंट टेस्ट में बताया कि पीएसएल जो है उसमें रनर अप कौन सी टीम थी, तो वो मैंने आपको बताया था पेशावर ज़ल्मी थी। तो इसमें क्या है कि ये वॉन बाय किसने जीती पीएसएल, तो वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स। अगर हम सेकंड में देखें तो कैप्टन ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स, इसमें कैप्टन कौन थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के, तो वो है सरफराज अहमद। इस तरह जिस तरह यहाँ पे की पॉइंट है कि कैप्टन ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर, इस तरह जो हम जितने भी पाकिस्तान के पीएसएल हैं और जितनी भी टीम्स हैं किसी के बारे में वो पूछ सकते हैं कि इस टीम का कैप्टन कौन है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक बताया है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का कैप्टन कौन है, तो हमने बता दिया सरफराज अहमद। इस तरह दूसरी टीम्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो मतलब पीएसएल को भी थोड़ा सा देख लेना है कि इसके कैप्टन कौन थे और किस किस टीम के, मतलब इतना तो पता होना चाहिए कि कैप्टन, इस टीम का कैप्टन ये है, इस टीम का कैप्टन ये है। और अगर हम थर्ड पे देखें तो एयरबस बिलोंग टू विच कंट्री, एयरबस सबसे पहले जो है वो बनाई किसने, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है फिर कौन से सन में। और उन्होंने कहा कि ये एयरबस कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, तो एक्चुअली ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एयरबस जो है वो कंट्री के बारे में आ गया, और इधर लिख सकते हैं बिलोंग टू विच सिटी ऑफ द कंट्री, तो कौन सी, मतलब कौन सी सिटी में ये बनाई गई थी, कौन से कंट्री के, तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। अगर हम फोर्थ पे देखें तो हमारे पास है व्हाट इज़ एपेरी, एपेरी का मतलब क्या है, ये एपेरी होती क्या है, तो बी कीपिंग प्लेस, जहाँ पे मक्खियाँ रखी जाती हैं। जस्ट लाइक पाकिस्तान में देखें तो मक्खियाँ, वो शहद वाली जो मक्खियाँ होती हैं, तो उनको हम मतलब डिब्बों में रख के वो जो शहद बनाते हैं पूरा प्रोसेस करते हैं, तो वो जहाँ पे वो मक्खियाँ रखते हैं उस जो प्लेस है, वो जो जगह है, उसको हम कहेंगे एपेरी। अगर हम फिफ्थ पे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है इकबाना इज़ अ जापानीज आर्ट ऑफ, मतलब जापान में एक आर्ट है उसको हम कहते हैं इकबाना। तो उसको हम अगर हम देखें तो उसके असल में मकसद क्या है, तो उसका जो मतलब है वो है फ्लावर अरेंजमेंट। फ्लावर अरेंजमेंट। अगर यहाँ पे हम कीवर्ड देखें तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं इकबाना जो है, इकबाना कौन से, इकबाना जो है वो फ्लावर अरेंजमेंट आर्ट है, और ये किन लोगों का है, तो जापानीज़ का है। ये क्वेश्चन में आ सकता है। फिर वो कह सकते हैं कि फ्लावर अरेंजमेंट को हम मतलब क्या कहते हैं जापानीज़ में, तो इसको हम कहते हैं इकबाना। यहाँ पे 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो आपने ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन भी, और फिर आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ऐसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज करें तो ऐसे आएगा। तो हर वर्ड को अच्छी तरह सोच समझ के पढ़ के फिर आपने टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह ताला क्लियर होगा। अब अगर हम 6 पे देखें हमारे पास है हैगल बिलोंग टू विच कंट्री, तो हैगल जो है
ये फ़िलासफ़र था और ये कौन सी कंट्री से, ये जर्मनी से था। तो इसका आंसर भी उन्होंने ऐसे दिया हुआ है, जर्मन फ़िलासफ़र, मतलब ये फ़िलासफ़र था किसका, जर्मनी का, इसलिए हम इनको कहते हैं जर्मन फ़िलासफ़र। अगर हम 7 पे देखें तो हमारे पास है फ्रेडरिक पैसी-इज़। तो जिस तरह ऊपर पूछा हुआ है कि हैगल जो है वो कौन था और किस कंट्री से बिलोंग करता था, इसी तरह उन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे दिया है, फ्रेडरिक पैसी-इज़। तो ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था। अब यहाँ पे ये है क्योंकि जो पीपीएससी और दूसरे टेस्ट पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी आ सकता है कि यहाँ पे लिख दें अल्लामा मोहम्मद इकबाल लिख दें, कादर लिख दें, सर सैयद अहमद ख़ान लिख दें, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली लिख दें। तो ये चीज़ें भी आ सकती हैं पीपीएससी में। जिस तरह उन्होंने लिखा फ्रेडरिक पैसी-इज़ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, इस तरह यहाँ पे लिख दें अल्लामा इकबाल जो हैं, डॉक्टर अल्लामा साहब, वो कौन से कंट्री से थे या वो क्या थे, तो उनके बारे में भी ऐसे आ सकता है। ना सिर्फ ये बुराने ममालिक से, बल्कि हमारे पाकिस्तान जितने भी शायर हैं उनका आपको पता होना चाहिए, ख़ास तौर पे उनका पता होना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की या जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, जो बहुत ज़्यादा मशहूर तरीन हैं, उनके बारे में आपको मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। इवन कि उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है, दोनों का पता होना चाहिए। और जो जो उन्होंने तसानीफ़ लिखी हैं, एक्चुअली जो है पीपीएससी में ये होता है कि जो तसानीफ़ लिखी होती हैं वो ज़्यादा आती हैं कि ये तसानीफ़ किसकी है, या ये जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में अपलोड किया था कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक बुक लिखी थी हयात जवेद, वो किस पर लिखी थी, तो उसमें जो राइट आंसर था वो था सर सैयद अहमद ख़ान पे। तो इसी तरह वो आ सकते हैं क्वेश्चन कि जो मैंने आपको बताया, जिस तरह ये क्वेश्चन है उस तरह वो आ सकता है। अगर हम 8 क्वेश्चन पे की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ गॉड रिटन बाय, आप देखें यहाँ पे भी यही क्वेश्चन आ गया कि अब यहाँ पे वो दे रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ गॉड ये बुक थी, ठीक है, ये किसने राइट की, तो कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट, एक इंग्लिश कहते हैं उसको मुसन्निफ था जिसका हम कहते हैं कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने ये बुक लिखी। अगर हम आगे देखें 9th पे तो हमारे पास है एंटी न्यूक्लियर डे सेलिब्रेटेड ऑन, एंटी न्यूक्लियर डे सेलिब्रेटेड ऑन। अब यहाँ पे डेज़ के बारे में आ गया कि हमारे मुल्क में कौन कौन से डेज़ कब मनाए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी न्यूक्लियर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त। इस टाइम मतलब यौम तकबीर कब मनाया जाता है, इसके बारे में आ सकता है। तो जो भी है हमारे मुल्क में जितने भी फेमस डे हैं जो हम मनाते हैं, ठीक है, तो वो हमें उनकी डेट्स सब कुछ पता होना चाहिए। अगर हम 10th में देखें तो हमारे पास है नर्सिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन। अब देखें यहाँ पे दोबारा फिर वही क्वेश्चन आ गया, नर्सिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई, ठीक है, वहाँ पे एंटी न्यूक्लियर डे था 29 अगस्त और यहाँ पे नर्सिंग डे जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। अगर हम 11th में देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तास्मैन ग्लेशियर्स इज़ लोकेटेड इन, तास्मैन ग्लेशियर्स इज़ लोकेटेड इन न्यूजीलैंड में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन हर पेपर में ही क्वेश्चन आता है और ना सिर्फ पीपीएससी में बल्कि दूसरे टेस्ट जितने भी टेस्ट हैं एनटीएस में 3-4 दफ़ा आ गया है, तास्मैन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन न्यूजीलैंड। इसके अलावा ये डेट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये जितने भी 11 क्वेश्चन हैं ये मैंने बुक से और जितने भी पास्ट पेपर्स हैं पीपीएससी के उनमें से ये उठाए हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं मस्ट हैं, इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर आएंगे। तो आपने इनको ना सिर्फ याद करना है इधर से ही, बल्कि आपने नोट कर लेना, जब आप देने जाएंगे तो उस वक्त आप इसको एक दफ़ा रीड कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थे क्वेश्चन। इसके अलावा आप मतलब जो भी ट्रिक्स वगैरह हों, जो चीज़ें आपको ना समझ आ रही हों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।